गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज आपका 11th का क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और लॉकडाउन की वजह से क्लास स्टार्ट करना भी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन्स भी नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, शुरू क्लास छूट जा रहा है। उनके लिए ये लेक्चर डाला जा रहा है। इसमें पूरा शुरू से पढ़ाया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा कि फ़िज़िक्स स्टार्ट कहाँ से किया जाए, फ़िज़िक्स को कहाँ से पकड़ा जाए कि आसानी से समझ में आ जाए, फ़िज़िक्स के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। इसमें आपको पहले बताया जाएगा मैथमेटिकल टूल्स के बारे में कि मैथमेटिकल टूल्स होता क्या है, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स पर ही फ़िज़िक्स टिका हुआ है। क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप डेरिवेशंस में जाएंगे या न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, वहाँ आप फंस जाएंगे। क्योंकि आप 9th-10th में जो मैथ पढ़े हैं वो मैथमेटिक्स यहाँ नहीं चलता है। यहाँ का मैथमेटिक्स थोड़ा अलग होता है, क्योंकि 11th-12th के हिसाब से ये पढ़ाया जाता है। यहाँ डेरिवेशंस भी उसी के बेसिस पर होता है। और जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बायो वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ वाले बच्चे मैथ में पढ़ लेते हैं, मगर वो भी पढ़ेंगे तो 2 साल में पढ़ेंगे, मगर मुझे यहाँ पर 15 से 16 दिन में ये कंप्लीट करना है। और उसके बाद हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। क्लास 11th फिजिक्स में आपको जो पढ़ाया जाएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। इसमें पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल टूल्स। देखिए मैथमेटिकल टूल्स जो है मतलब ये एक्चुअली मैथ है। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स है। मगर ये मैथमेटिक्स 9th-10th का नहीं है, क्योंकि 9th-10th में तो आप सब चीज़ पढ़ के आए हैं, तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ जो बताया जाएगा वो थोड़ा अलग होगा, वो 11th-12th से रिलेटेड होगा। और इसका यूज़ जो है सिर्फ 11th-12th में ही नहीं होगा। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा, IIT के लिए कीजिएगा, ग्रेजुएशन में कीजिएगा, वहाँ पर भी इसका यूज़ पड़ता है, या बायो का स्टूडेंट हो या मैथ का स्टूडेंट हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसमें पढ़ाया जाएगा स्केलर एंड वेक्टर। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को जो मेज़रमेंट हम करते हैं, उसका मेज़रमेंट करने का 2 तरीका है। एक स्केलर मेथड है, एक वेक्टर मेथड है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटी में और एक आपका वेक्टर क्वांटिटी में। इस दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ाया जाएगा और इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, इसके बारे में समझाया जाएगा। और स्केलर और वेक्टर का यूज़ करके हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन कैसे डिराइव करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो भी डेरिवेशन होता है वो मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर पर बेस्ड होता है। अगर ये 2 चीज़ क्लियर है तो 11th के फिजिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे टीचर्स हैं सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में पहले आप व्हाट इज़ फिजिक्स ये पढ़ाते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं, बोलते चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो देखा जाएगा। जिसके वजह से वहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम होता है और वहाँ पर टाइम भी नहीं रहता है चैप्टर में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाने के लिए। तो पहले हम ये 2 यूनिट को बढ़िया से समझाएंगे, और ये 2 यूनिट अगर समझ में आ जाता है तो फिजिक्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स टफ है तो ये कहना गलत है, आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पढ़ाया जाएगा फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। इस तरह से ये इतना सारा चीज़ जब आप पढ़ लेंगे तो समझिए कि NCERT का आपका जो है 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर जो होगा आपका 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अब हम आते हैं चैप्टर 3rd में। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो पार्ट है वो एक्चुअली मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है ना। मैकेनिक्स के अंदर में ही काइनेमेटिक्स को पढ़ा जाता है। मतलब फिजिक्स को मैकेनिकल पार्ट में बांटा गया है, मतलब मैकेनिक्स के हिसाब से इसको कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें मैकेनिक्स में ये सारा चैप्टर पढ़ा जाएगा, जिसमें काइनेमेटिक्स भी आता है। उसके बाद आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया जाएगा, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है ना। ये भी काइनेमेटिक्स का पार्ट है। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशन। नहीं, उसके पहले हम पढ़ाएंगे आपको फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको ग्रेविटेशन।
ठीक है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन के बाद पढ़ाएंगे रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स का समझिए कि ये बॉन है। अगर इसमें अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो IIT JEE में इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कभी कभी तो 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। IIT JEE और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर पर कमांड कर लेते हैं तो समझिए कि आप कोई भी कंपटीशन में इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ भी है और इसमें न्यूमेरिकल्स जो होता है बहुत ही इसको घुमाया जाता है। रीजंस क्या है कि रोटेशनल मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये सारे पार्ट को मिलाकर पूछा जाता है, जिसकी वजह से इसका क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। मगर आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। रोटेशनल मैकेनिक्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें मैटर के बारे में बताया जाएगा, सारा इसका स्टेट बताया जाएगा, प्रॉपर्टीज बताया जाएगा इस चैप्टर में। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि इसका यूज़ केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो अगर फिजिक्स में आप पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आपका है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड इट्स बिहेवियर, और इसके बिहेवियर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ऑसिलेशन, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा वेव, ठीक है। तो इस तरह से पूरा फिजिक्स है 11th का, पूरे चैप्टर्स को समझने के लिए आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। और ऑनलाइन क्लासेस में सारा चैप्टर पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस में सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, मगर अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा मैं इसमें ऑनलाइन भी कराऊंगा, ठीक है ना। और इसमें बहुत बढ़िया से समझाया जाएगा। देखिए फिजिक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे आपको, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स के बारे में आपको बता चुके हैं। मैथमेटिकल टूल्स होता क्या है, जिसमें मैथ के बारे में पढ़ना है। मैथ में भी क्या क्या आता है, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा त्रिकोणमिति, जो आप 10th में पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में से बताया जाएगा। उसके बाद इसे पढ़ाया जाएगा कैलकुलस का कुछ पार्ट, जैसे लिमिट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ये सारा पार्ट इसमें समझाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ कोऑर्डिनेट का पार्ट हम समझाएंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ये कैसे बनाया जाता है, ये सब इसमें बताया जाएगा। किसी स्ट्रेट लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्किल को कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्किल का सेंटर कहाँ होता है, लोकस कैसे दिखाया जाता है, ये सारा चीज़ इसमें समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर हम आएंगे आपका स्केलर और वेक्टर पर, ठीक है। इस तरह से अब आइए देखते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले ये हम समझाते हैं। मैथमेटिकल टूल्स, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनका क्लासेस शुरू से चल रहा है, जिनका छूट गया है वो रिवीजन कर सकते हैं, या जिनको एक बार में नहीं समझ में आया वो भी इसको देख कर रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो आप 10th में पढ़े हैं, मगर 10th से थोड़ा हट के होगा, क्योंकि 11th-12 बेसिस होगा, क्योंकि क्लास आपका 11th-12 का चल रहा है, तो 9th-10th की बात इसमें नहीं किया जाएगा, 11th-12 के हिसाब से बताया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे लिमिट, उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 2 पार्ट है, एक होगा आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए बहुत सारे टीचर्स आपको कहेंगे कि अरे ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है यार, ये सब तो हम जब डेरिवेशन कराएंगे वो तो वहाँ समझा ही देंगे, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन जब हम कराएंगे वहाँ पे इतना सारा चीज़ एक बार में कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते हैं। उसके लिए हम अलग से पढ़ाएंगे, तभी जाके बच्चे को पकड़ में आएगा। और जब ये क्लियर रहेगा, देखिए कोटा वगैरह में क्या होता है कि पहले मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही स्केलर वेक्टर पर फोकस किया जाता है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। यहाँ क्या है, मुजफ्फरपुर में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आते हैं टीचर्स फिजिकल वर्ल्ड से स्टार्ट कर देते हैं। वो फिजिकल वर्ल्ड तो ऐसे भी कोई चैप्टर भी नहीं है, फिजिक्स के बारे में तो हर बच्चे जानते हैं, क्योंकि क्लास 1 से लेकर 10 तक तो आप साइंस पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। मगर इसमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको हम नहीं जानते हैं
तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है हमें। इसलिए इसको पूरा डिटेल्स में हम समझाएंगे और ज़्यादा नहीं 10 से 15 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा न्यूमेरिकल बनाने में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बिना इसके न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत टफ है। और फिजिक्स में क्या है कि रटना कुछ भी नहीं है, सब समझना है। डेरिवेशन जो कराया जाएगा पूरा मैथमेटिकल होगा और मैथमेटिक्स पर बेस्ड होगा। मैथमेटिक्स अब जो मैथ के स्टूडेंट है वो उनको सारा चीज़ पढ़ना है, मगर उनको 2 साल में पढ़ना है। अब 2 साल तो हम इंतज़ार करेंगे नहीं चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर सारा चीज़ को अच्छे से समझा दूंगा जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताया जाएगा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आपको बताया जाएगा सर्किल, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। उसके बाद बताया जाएगा पाराबोला, जिसमें ग्राफ वगैरह सारा चीज़ बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा इलिप्स, उसके बाद आपको बताया जाएगा हाइपरबोला, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा लॉगरिथम। लॉग के बारे में पढ़ना है, वो केमिस्ट्री में इसका यूज़ है, फिजिक्स में तो ऐसे जनरली बहुत कम यूज़ है इसका, ठीक है ना। केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे से जानना है, इसलिए लॉग भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताया जाएगा ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बताया जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली क्या है, ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो अलजेब्रा में सिंपल अलजेब्रा तो सब लोग पढ़े हैं 9 10 तक। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल क्यूब क्या होता है, मगर a+b का होल 5 रहेगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव पावर रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वहाँ पर भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम भी जानना आपको ज़रूरी है। बाइनोमियल थ्योरम अगर आप जानते हैं तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर फिजिक्स में जो जनरली यूज़ होता है, ये इतना सारा जो पार्ट है ये ज़्यादा यूज़ होता है। ग्राफ में सबसे ज़्यादा सर्किल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसी टाइप में से कोई ना कोई ग्राफ रहता है ड्रॉ करने के लिए। अब जहाँ भी जाएंगे तो इतना ही में से कोई ना कोई ग्राफ आपको पूछ देगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि एंगल के बारे में रहता है। अब एंगल क्या है कि आप 0 से 90 तक एंगल आप जानते हैं, मगर 90 से ऊपर जाएगा तो वो एंगल आप नहीं जानते हैं। ऐसे कोई भी बॉडी है और सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, ये एक पॉइंट पर रोटेट कर रहा है, एक बार रोटेट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, वहाँ पर पूछ जाएगा व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पर एंगल के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एंगल के बारे में आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंगल वहाँ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। वहाँ पर ये चीज़ को समझने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जब समझेंगे तभी जाकर लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा। और लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक ऐसा पार्ट है जो फिजिक्स के हर डेरिवेशन में यूज़ होता है। क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा, या आप 12 का मेरा लेक्चर देखिए, वहाँ पर देखिएगा कि dy/dx बहुत जगह लिखा मिलेगा, इंटीग्रेशन का साइन बहुत जगह मिलेगा। अगर हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आपको वहाँ समझ में आएगा? नहीं आएगा। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, बोलते हैं अरे ये पढ़ के क्या होगा। मुजफ्फरपुर में जनरली टीचर्स नहीं ही पढ़ाते हैं, 2-3 दिन में मैथमेटिकल टूल्स का क्लास ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे आपको। जिनको आता है वो पढ़ाते हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं। सबके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से है ये आपका यूनिट मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चे लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, जो आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारे बच्चे लोग पढ़ चुके हैं 10th में। ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो सब लोग जानते हैं। ये ट्राइगोनोन और ये वर्ड मेट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है ना। ट्राइगोनोन जो होता है एंगल्स और साइड्स होता है ऑफ द गिवन ट्रायंगल भी बोल सकते हैं और पॉलीगन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेट्रॉन्स का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब आप बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें एंगल्स का मेजरमेंट किया जाता है, एंगल्स का मेजरमेंट किया जाता है और साइड्स का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the measurement of the angles or sides of the triangle या polygon भी बोल सकते हैं, is called trigonometry। मतलब मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच
जिसमें एंगल्स का माप तौल करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मतलब एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करेंगे। आप एंगल के बारे में जानते हैं कि जब दो साइड कट करता है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, इस एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स या साइड का जो मेजरमेंट होता है उसके लिए कुछ मेथड्स बनाया गया है। जो मेथड्स क्या है, पहला मेथड्स है वो उसको बोलते हैं सेक्सा सिस्टम से, मतलब सिस्टम के जरिए इसको मेजरमेंट किया जाता है। पहला सिस्टम है उसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं सेंटीडेसिमल सिस्टम। अब देखिए, मैं मैथ का तो टीचर हूँ नहीं, इसलिए मैथ के बारे में बहुत ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर इतना ज़रूर बता सकता हूँ जितना सा आपका फिजिक्स का काम चल जाए, ठीक है ना। तीसरा आपका है सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ द सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम होता क्या है, मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये बताया गया कि वन राइट एंगल को जब हम 90 इक्वल भाग में बांटते हैं तो एक डिग्री का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसमें एंगल के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और एंगल को कैटेगरी में बांटा गया है कि इसका क्या क्या यूनिट हो सकता है, उस हिसाब से इसको सिस्टम को बांटा गया है, ठीक है ना। इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज divided into 90 equal parts and each part is called degree। मतलब इस सिस्टम में ये बताया गया कि एक राइट एंगल को जब हम 90 इक्वल भाग में बांटेंगे तो डिग्री का फॉर्मेशन होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है। फिर इसमें यह भी बताया गया कि डिग्री को भी हम डिवाइड करते हैं। जब डिग्री को हम 60 इक्वल भाग में बांटते हैं तो उसको मिनट कहा जाता है। मिनट आप जानते हैं एंगल का भी यूनिट है और टाइम का भी यूनिट में आ जाता है। टाइम का जैसे यूनिट सेकेंड ही होता है, मिनट टाइम के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उस तरह से 1 मिनट को जब हम 60 इक्वल भाग में बांटते हैं तो सेकेंड में बदल जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि एंगल का मेजरमेंट डिग्री में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और सेकेंड में भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आगे हम देखते हैं। इस तरह से डिग्री को भी डिवाइड किया गया आपका, मतलब 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। इसको हम मिनट कहते हैं। मतलब 1 डिग्री जो होता है वो आपका 60 मिनट, जिसको डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम पढ़ते हैं 60 डैश, ठीक है ना। ये जो साइन है दिस इज़ द स्लैश का साइन है, ठीक है ना। और ये साइन स्लैश का है, इस तरह से दिखाया गया है डिग्री के लिए, एंगल के लिए, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री को आप 60 इक्वल भाग में बांटेंगे तो मिनट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से 1 मिनट को जब हम 1 मिनट दैट मीन्स 1 डैश इज डिवाइडेड into 60 equal parts, 60 equal parts, then each part is called second। हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। जिसको दिखाया जाता है, जैसे 1 डैश आपका है तो 1 डैश को आप लिखते हैं 60 डबल डैश, मतलब इसको पढ़ते हैं 60 डबल डैश, और ये एक्चुअल में क्या है 60 सेकेंड है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एंगल का यूनिट सेकेंड में भी आ गया आपका, ठीक है ना। इस तरह से आपका सेकेंड में भी रिप्रेजेंट, जैसे मान लें कोई भी एंगल को दिखाना है तीनों में, मान लेते हैं कि आपका 15 डिग्री है
तो 15 डिग्री को अगर मिनट सेकेंड में दिखाना है तो हम इसको क्या लिखेंगे 14 डिग्री प्लस 1 डिग्री 15 डिग्री हो जाता है। फिर 14 डिग्री प्लस 1 डिग्री मतलब कितना होता है 60 मिनट, है ना। फिर इसको हम लिखेंगे 14 डिग्री प्लस 59 मिनट्स प्लस 1 मिनट। फिर इसको हम लिखेंगे 14 डिग्री प्लस 59 मिनट्स प्लस 60 सेकेंड, और इस तीनों को मिला के ऐसे लिखा जाता है। अब बुक में आप देखिएगा वहाँ पर तो कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है बात। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वहाँ पर समझना है कि क्या है ये एक्चुअली एंगल है जो 14 डिग्री है, 59 मिनट्स है और 60 सेकेंड है। मतलब 15 डिग्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। मिनट सेकेंड अगर दिया रहेगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उसका मतलब समझना है कि ये एंगल ही है मगर इसको मिनट सेकेंड में बांट दिया गया है। क्योंकि पूरा एंगल जब नहीं आता है तो वहाँ पर मिनट सेकेंड का यूज़ किया जाता है। वहाँ फ्रैक्शन का यूज़ जब होगा तो फ्रैक्शन में एंगल को नहीं दिखाया जाएगा, उसको मिनट और सेकेंड में दिखाया जाएगा। इसको हम बताएंगे क्वेश्चन के जरिए तो और क्लियर होगा। और फिजिक्स में अगर ये टर्म यूज़ होता है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए ये चीज़ पढ़ाने का मेन मकसद मेरा ही नहीं, मैथमेटिक्स में तो आप पढ़िएगा ही, मेरा मेन मकसद है कि फिजिक्स में अगर ये सब टर्म आए तो वहाँ नहीं फंसे आप। वहाँ पर आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको 9th-10th में पढ़ाया नहीं गया होगा। अगर 9th-10th में मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ अगर पढ़े होंगे तो ये सारा चीज़ पढ़ाया जाता है, पर एडवांस मैथ जनरली आज के बच्चे नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से देखिएगा दूसरा सिस्टम जो है वो है आपका सेंटीडेसिमल सिस्टम। सेंटीडेसिमल सिस्टम जो आपका होता है, इसमें ये बताया गया कि 1 राइट एंगल को हम 100 इक्वल भाग में बांटते हैं। उसमें बताया गया तो 90 इक्वल भाग में बांटते हैं। इसमें क्या बताया गया कि 1 राइट एंगल को हम कितने भाग में बांटते हैं 100 इक्वल पार्ट में, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं ग्रेड। मतलब ग्रेड भी एक यूनिट हो गया एंगल का, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसमें यह बताया गया इन दिस सिस्टम 1 राइट एंगल is divided into 100 equal parts and each part, हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, each part is called grade, इसको हम कहते हैं ग्रेड। मतलब इसमें ये बताया गया कि 1 राइट एंगल जो होता है 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, जिसको स्मॉल जी से दिखाया जाता है 100 ग्रेड को। 1 राइट एंगल क्या होता है 100 ग्रेड, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको दिखाया जाता है कैपिटल जी से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिस्टम को कैपिटल जी से, ठीक है ना। जैसे डिग्री में हम 0 लगा देते थे, यहाँ पे स्मॉल जी लगा देंगे तो समझ जाएंगे वो ग्रेड है आपका, ठीक है ना। फिर इसको भी 100 इक्वल भाग में बांटा गया। फिर 1 ग्रेड, मतलब 1 ग्रेड को जब हम 100 इक्वल भाग में बांटते हैं, मतलब 1 जी को जब आप 100 इक्वल भाग में बांटते हैं, 1 ग्रेड इज़ divided into 100 equal parts, then each part is called minute। मतलब इसमें भी मिनट का यूज़ होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 ग्रेड जो होता है वो आपका 100 मिनट। अब देखिए इसमें स्लैश का साइन चेंज कर जाएगा, उसमें स्लैश का साइन ऐसे था, इसमें स्लैश का साइन स्लैश रहेगा वही, पर साइन सिर्फ चेंज कर जाएगा। दोनों में फ़र्क इतना ही है। इसमें इस तरह का साइन लिखा रहेगा तो समझेंगे कि कौन सा सिस्टम है, ये आपका सेंटीडेसिमल सिस्टम में है। मतलब 100 मिनट इसको भी पढ़ेंगे, दिस इज़ द 100 डैश, ये डैश ही है, ठीक है ना। और इसको हम पढ़ेंगे 100 मिनट, ठीक है ना। इसी तरह से फिर मिनट को सेकेंड में बांटा गया 1 मिनट, फिर 1 मिनट को मतलब 1 डैश को इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है ना। एंड ईच पार्ट, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेकेंड, इसको सेकेंड कहा जाता है। मतलब 1 डैश यहाँ जो लिखते हैं 1 डैश, दिस इज़ द 100 डबल डैश, मतलब ये 100 डबल डैश है और ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज़ द 100 सेकेंड। मतलब आप कह सकते हैं कि एंगल का यूनिट ग्रेड भी हो सकता है, मिनट सेकेंड तो है ही, ठीक है ना। अब देखिए ये सिस्टम जो 100 वाला जो यहाँ मामला आ रहा है, आप बोलेंगे सर 100 मिनट तो होता नहीं है, 100 सेकेंड होता नहीं है, तो ये सिस्टम अप्लीकेबल है भी नहीं, इंडियन बुक्स में ये अप्लीकेबल भी नहीं है। इसलिए इसके बारे में आपको डिटेल्स में जाना भी नहीं, और डिटेल्स में जाने के लिए मैथ पढ़िएगा तो वहाँ बताया जाएगा। मेरा जो काम है हम बता दे रहे हैं। फिजिक्स में आपको अगर ग्रेड सिस्टम एंगल को लिखा रहेगा तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से लिखा रहेगा कि आपका लिखा रहेगा 59 ग्रेड को कन्वर्ट किया रहेगा कि 59 को 58 ग्रेड लिख देगा प्लस 1 ग्रेड, फिर इसको लिख देगा
58 ग्रेड प्लस 100 मिनट, और फिर इसको लिख देगा इस तरह से 58 ग्रेड प्लस 99 मिनट प्लस 1 मिनट, फिर इसको इस तरह से लिख देगा 58 ग्रेड आपका 99 मिनट और 100 सेकेंड। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसको आप फिर इस तरह से लिखेंगे 58 ग्रेड 99 मिनट और 100 सेकेंड। वहाँ पर ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये है क्या भाई, ये तो हमको समझ में आ ही नहीं रहा है। तो वहाँ पर ये समझना क्या है आपको, मोटा मोटी बात क्लियर है कि ये डिग्री है, एंगल है, ठीक है ना। एंगल है तो एंगल है 58 ग्रेड 99 मिनट 100 सेकेंड, मतलब ये 59 ग्रेड को बांटा गया है। इस तरह से बांटा रहेगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं ये पार्ट जो है एक्चुअली एंगल का ही है, एंगल के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। इस तरह से अब आइए तीसरा सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। थर्ड सिस्टम है आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या बताया गया, जिसको आप रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में ये बताया गया कि कोई भी सर्कुलर पाथ पर बॉडी रिवॉल्व करता है तो एक कंप्लीट रोटेशन होता है। जैसे कोई बॉडी यहाँ से चला और चल के फिर यहीं पर आ गया तो ये 360 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। और ये 360 डिग्री जो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इन दिस सिस्टम when a body described complete journey on the circular path, मतलब सर्कुलर पाथ पर अगर कंप्लीट जर्नी कंप्लीट करता है देन इट डिस्क्राइब 360 डिग्री एंड this is equal to 2 पाई रेडियन, जो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, जिसको ऐसे लिखा जाता है 2 पाई सी, मतलब 2 पाई रेडियंस होता है, मतलब 360 डिग्री जो होता है वो आपका 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है, या इसी को हम 2 पाई सी लिखते हैं। मतलब 180 डिग्री जो होगा आपका वो पाई रेडियन के बराबर होगा, 90 डिग्री जो होगा आपका कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होगा, और 45 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 4 रेडियन के बराबर होगा। अब देखिए पाई बाई 4 लिखा रहेगा तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। अगर पाई बाई 2 लिखा रहेगा इसका मतलब क्या है 90 डिग्री। पाई लिखा रहेगा इसका मतलब क्या है 180 डिग्री। अब इसका मतलब ये नहीं कि पाई के बारे में आप ये नहीं समझिए कि 22 बटा जो लिखते हैं 22/7, तो 22/7 जो होता है ये वैल्यू अलग होता है, ठीक है ना, और ये वैल्यू अलग होता है। एंगल के टर्म में आपको लिखना है 180 डिग्री, मगर अगर नोमरिकल में, अगर मैथमेटिकल टर्म में जब ये आएगा तो वहाँ पर 22/7 लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से आपका है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर तो ज़्यादा क्लियर होगा। रिलेशन हम इसमें निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन डिग्री जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड जिसको आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रेडियन जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको अभी बताया है कि वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल कितने के बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो टू राइट एंगल कितने के बराबर होगा, टू राइट एंगल जो होगा आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको बताएं कि वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल जो होता है 100 ग्रेड के बराबर होता है। तो टू राइट एंगल कितने के बराबर होगा, टू राइट एंगल जो होगा आपका वो 200 ग्रेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको ये भी बताया गया कि टू राइट एंगल जो है वो आपका 180 डिग्री है, और जिसको आप पाई रेडियन बोलते हैं, मतलब रेडियन में भी रिलेशन है। मतलब आप बोल सकते हैं कि डिग्री में अगर 180 डिग्री होता है तो ग्रेड में ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और रेडियन में कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। ये डिग्री, ग्रेड और रेडियन में ये रिलेशन है। मतलब इस रिलेशन का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि फाइंड आउट 40 डिग्री इन रेडियन, 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे आपको डी दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, तो आपको निकालना क्या है सी निकाल के बताना है। तो रिलेशन देखिए d/180 इक्वल टू क्या होता है c/पाई होता है। तो c निकालना है तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा d/180 इंटू पाई।
मतलब आप डी का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 45 डिग्री बाई 180 है ना, मतलब ये आपका वैल्यू हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा π/4 रेडियन आ जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि 45 डिग्री जो है वो कितने के बराबर है, वो आपका π/4 रेडियन के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत तरह का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको हम कराएंगे, सारा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन बनाना है ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन में आपको कन्वर्ट करके बताना है। ये सारा क्वेश्चन आपका है डिग्री में है और इसको कहाँ कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप इजीली बना सकते हैं। जैसे आपका मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं, जैसे आपको लिखा रहेगा 1000 डिग्री, 1000 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है, मतलब सी में बदलना है कि ये वैल्यू क्या होगा। तो आपको रिलेशन बता चुके हैं कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, d/180, g/200 और c/π, ये रिलेशन यूज़ करेंगे। अभी इस रिलेशन से बात करें, डिग्री में कितना है, 1000 आपका है, ठीक है ना, और c निकालना है आपको, तो अब यहाँ रख देंगे d/180 इक्वल टू क्या होगा, c/π। यहाँ से आप c का वैल्यू निकालेंगे तो d/180 इंटू पाई हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि d का वैल्यू कितना है, अगर c निकालना है तो d/180 इंटू पाई। अब d का वैल्यू 1000 है तो 1000 रख देंगे बाई 180 इंटू पाई। अब जो कटेगा कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये 50 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, मतलब ये 50/9 पाई, ये आपका रेडियन में निकल गया। मतलब आप 1000 डिग्री को आप लिख सकते हैं 50/9 पाई, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर इस तरह का टर्म रहेगा तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ है 240 डिग्री 15 मिनट और 45 सेकेंड, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मिनट सेकेंड को डिग्री में बदलना होगा, तब जाके हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको देखिए, पहले बदल लीजिए आप, 240 डिग्री 15 मिनट 45 सेकेंड, 240 डिग्री 15 मिनट, पहले तो सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तभी दोनों का एडिशन होगा। मतलब 45 सेकेंड को आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 240 डिग्री प्लस 15 मिनट और ये कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 मिनट। अब मिनट को प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम साइन है, तो इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, ये 4, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 3, है ना, दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63/4 मिनट। अब मिनट को आप डिग्री में बदलने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर इसको 60 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 60 से डिवाइड कीजिएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये डिग्री में बदल जाएगा। मतलब ये 240 प्लस 63/4 इंटू 60, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू जो आपका आएगा 240 डिग्री प्लस 63/240, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। फिर एलसीएम, इस दोनों में आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 240, ये 240 इंटू 240 हो जाएगा, प्लस 63, 240 कितना 576, 00 प्लस 63। अब देखिए गुना भाग आप अपने चेक कर सकते हैं, इसमें अब हम कोई गुना भाग तो सबको आता है करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 57663/240 डिग्री। अब देखिए डिग्री में बदल गया, डिग्री में बदल गया, मतलब डी मेरा निकल गया, डी कितना आ गया 57663/240 डिग्री। अब इसको सी में निकालना है तो सी इक्वल टू क्या होता है, सी का वैल्यू देखिए d/180 इंटू पाई, मतलब डी के जगह कितना रख देंगे 57663/180, ये वैल्यू है आपका 240/180 इंटू पाई। मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, 57663/180 इंटू 240 इंटू पाई, ठीक है ना। अब इसको आप गुना भाग कर लीजिएगा, ये आप मान लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, 24 और 8 को मल्टीप्लाई 32, 16 3 19, 4 2 2 3 4, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका 57663/43200 पाई, इतना रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी वैल्यू का आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है इसमें, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मतलब आप 240 डिग्री 15 मिनट और 45 सेकेंड को क्या लिखेंगे, 57663/43200 पाई रेडियन, मतलब डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आप बना सकते हैं। इस तरह से आप सारा क्वेश्चन बनाइएगा घर पर। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा
आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया है, तो अगले क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्लास करने का मतलब ये होता है कि समझ में भी आना चाहिए। सिर्फ क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं और समझ में आ ही नहीं रहा है तो क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे यूट्यूब पर क्लास करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अगला वीडियो भी अपडेट मिलते रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सारा वीडियो सिस्टमेटिक आपको दिखेगा। और सिस्टमेटिक क्लास कीजिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से करके हम लेक्चर डालेंगे। जैसे जैसे मेरा ऑफलाइन क्लास चलेगा वैसे वैसे ऑनलाइन क्लास का वीडियो हम डालते ही जाएंगे, ठीक है, इस तरह से।